ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, दिल चीर के देख मेरा ही नाम होगा तेरा नहीं। बैकग्राउंड में ऐसे गाने बजते हैं जब ट्रंप का बयान वायरल होता है, वही बयान जो रात की जगह दिन दोपहरी में ट्रुथ सोशल पे लिख दिया जाता है। जाता है तो जा मुझे वहीं पाओगे यहीं पाओगे टाइप की फीलिंग आती है जब डोनाल्ड ट्रंप 3 राष्ट्राध्यक्षों की फोटो पोस्ट करते हैं साथ में। आज का दुनियादारी शुरू करेंगे ट्रंप के बयान से, फिर चलेंगे रूस यूक्रेन जंग पे। 3.5 बरस हो गए, कोई कुछ नहीं सीख पाया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 4 सितंबर को एक बड़ी समिट हुई, कुल 35 देश पहुंचे। बात हुई कि यूक्रेन को यह भरोसा कैसे दिलाया जाए कि भविष्य में रूस दोबारा हमलावर नहीं होगा, यूक्रेन की सुरक्षा के लिए कौन आगे आएगा। तो इन सारे सवालों के क्या जवाब मिले, आज के शो में इस पर विस्तार से बात होगी। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bahar Ilaichi and Sensodyne K. हर तरफ बहार। यूक्रेन पर बात से पहले ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ट्रुथ सोशल की पोस्ट का जिक्र कर लेते हैं। ट्रंप को अचानक यह ख्याल आ रहा है कि भारत उनसे दूर जा रहा है। 5 सितंबर ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर ट्रंप ने कहा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की मीटिंग के बाद भारत और रूस अब चीन की तरफ झुक गए हैं। उन्होंने लिखा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन की गहरी अंधेरी गोद में खो दिया है। उम्मीद है कि वो एक साथ लंबा और खुशहाल भविष्य बिताएं। इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक साथ दिख रहे हैं। ट्रंप के इस पोस्ट पे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रेस ब्रीफिंग में सवाल किया गया इस पोस्ट के बाबत, लेकिन प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के बयानों को जरूर खारिज किया। उन्होंने कहा कि हमने नवारो के गलत और भ्रामक बयान देखे हैं और उन्हें पूरी तरह खारिज करते हैं। We have seen the inaccurate and misleading statements made by Mr. Navarro, and obviously we reject them. As far as India-United States relations are concerned, प्रणय, ये हम लोगों ने पहले भी कहा है कि दोनों देशों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और हम चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप को जो मुद्दे तैयार किए गए हैं हमारे बीच में, एक सब्सटेंटिव एजेंडा जिसको बनाया गया है, उस पर काम करके हम इसको आगे ले जाएं। दोनों देशों के बीच में एक आपसी समझ के साथ, दोनों के शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ और साथ ही साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। आपको बता दें कि पीटर नवारो ने कहा था कि भारत रूस चीन की नजदीकियां ट्रबलसम यानी परेशान करने वाली हैं। नवारो के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए, रूस के साथ नहीं। नवारो का यह भी कहना था कि पीएम मोदी को US, यूरोप और यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए बजाय रशिया के। अब उस पर ही यह बयानबाजी चल रही है। अपडेट्स आप तक आएंगे। अभी अगली खबर पे चलते हैं। ये तस्वीरें हैं पेरिस की, जहां 5 सितंबर को कोएलिशन ऑफ द विलिंग देशों की समिट हुई। कोएलिशन ऑफ द विलिंग में वो देश आते हैं जो यूक्रेन की सुरक्षा में योगदान देना चाहते हैं। इस समिट में कुल 35 वर्ल्ड लीडर्स ने शिरकत की, जिनमें से ज्यादातर यूरोप से थे। समिट का मकसद था कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी को फाइनल शक्लो सूरत दे दी जाए, उस पर उसका अमला तैयार कर दिया जाए, ढांचा खड़ा कर दिया जाए। अब और अमेरिकी सपोर्ट हासिल करने के लिए एक पक्की बुनियाद बनाना भी है। तो यूरोप की इस समिट में तय क्या हुआ ये, और एजेंडा ये भी था कि अमेरिकी सपोर्ट हासिल करने के लिए एक पक्की बुनियाद भी बने। तो यूरोप की इस समिट में क्या तय हुआ और यूक्रेन को मिल क्या सकता है, इसके बारे में जानकारी दी फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। उन्होंने बताया कि कुल 26 देश इस मुद्दे पे साझेदारी के लिए तैयार हुए हैं, जिनमें से कुछ तो अपनी सेना भेजने के लिए भी रेडी हैं। इनमें जर्मनी, इटली, पोलैंड और बाल्टिक कंट्रीज भी शामिल हैं। Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont... आज हमारे पास 26 देश हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से प्रतिबद्धता जताई है। कुछ और देशों को अभी अपना रुख साफ करना है।
लेकिन ये 26 देश यूक्रेन में सैनिक भेजने के लिए तैयार हैं, या तो एक भरोसेमंद फोर्स के तौर पर या जमीन, समुद्र और हवा में मौजूद रह के, ताकि युद्ध विराम या शांति समझौते के अगले ही दिन यूक्रेन को सुरक्षा का भरोसा दिया जा सके। इस मीटिंग में ट्रंप फोन पर जुड़े हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान उन्होंने उल्टा यूरोपियन लीडर्स को ही सुना दिया, कहा कि रूस का तेल खरीदना बंद करो, यही तेल उसकी जंग को फंड कर रहा है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन पर भी आर्थिक दबाव डालो क्योंकि वो रूस की मदद कर रहा है। अजीब बात है, ट्रंप रूस पर सीधे दबाव नहीं डाल पाते तो चीन और भारत की बात करते हैं। चीन की बात तक ही रह जाती है और भारत पर टैरिफ लग जाता है। बहरहाल ट्रंप की इस बात पर चीन का भी जवाब आया है। चीन का कहना है कि इस मामले में हमें जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं है। हम कड़ा विरोध करते हैं कि बार बार चीन को इस जंग में घसीटा जा रहा है और इन तथाकथित आर्थिक दबाव डालने की कोशिशों का भी हम कड़ा विरोध करते हैं। ट्रंप से ये सब सुन लेने के बाद मैक्रोन ने अपने सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में अमेरिका के रोल की बात की। दरअसल यूरोप चाहता है कि यूक्रेन को मिलने वाली सिक्योरिटी गारंटी में ट्रंप की तरफ से एक बैकस्टॉप लगे, अंतिम मुहर अमेरिका की हो। अब इस पर अब तक ट्रंप ने कोई साफ कमिटमेंट नहीं किया है। अलास्का में पुतिन से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि अमेरिका भी इसमें शामिल होगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कह दिया कि सैनिक तो नहीं भेजेंगे, एयर सपोर्ट दे सकते हैं। यानी अमेरिका किस हद तक रोल निभाएगा ये साफ नहीं हो रहा है। इसके बावजूद मैक्रोन ने कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका का रोल तय हो जाएगा और इस फोर्स को एक मुकम्मल शक्ल दी जाएगी। Simple. Dans les prochains jours, nous allons finaliser le soutien आने वाले दिनों में हम इन सुरक्षा गारंटीज के लिए अमेरिका का रोल भी तय करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के हर चरण में अमेरिका शामिल रहा है। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इसमें योगदान दिया, चाहे वे सैनिक हों, नागरिक अधिकारी हों या नेता। लेकिन अब ये साफ है कि कोलिशन ऑफ द विलिंग के सभी सदस्य, यूरोपीय देशों के साथ साथ एशियाई, पैसिफिक और कनाडाई साझेदार अपनी अपनी जिम्मेदारी ले चुके हैं। Membres du Pacifique ou canadiens ont pris leurs responsabilités. यूरोप की जो ये फोर्स है वो रूस से जंग छेड़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद है कि रूस को रोका जाए, उसे डिटर करना। और ये तभी मैदान में उतरेगी जब कभी सीज फायर होगा या एक पीस डील मुकम्मल हो जाएगी। अब कौन क्या देगा ये तफसीलात अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। हाँ, इतना साफ है कि फ्रांस और ब्रिटेन इसे लीड करेंगे। एस्टोनिया और लिथुआनिया भी सिपाही भेजने को राजी हैं। जर्मनी का कहना है कि अमेरिका का रोल देखे बिना कोई कमिटमेंट नहीं होगा। इटली ने भी सैनिक भेजने से इनकार कर दिया है, लेकिन ट्रेनिंग और सीज फायर मॉनिटरिंग के लिए वो तैयार है। वहीं बुल्गारिया का कहना है कि वो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में रोल निभाएगा। लेकिन क्या ये सब मुमकिन है? क्या रूस चाहेगा कि यूक्रेन में पश्चिमी देशों की इतनी ज्यादा दखलंदाजी हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रूसी प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, उनका एक बयान भी आ गया है इस बाबत। उनका कहना है कि रूस के लिए ये सैनिक लेजिटिमेट टारगेट होंगे, यानी रूस इन्हें निशाना बना सकता है। Первое. Второе, что касается возможных контингентов воинских на Украине. जहां तक यूक्रेन में विदेशी फौज की तैनाती का सवाल है, यही तो असल वजह है कि यूक्रेन नाटो की तरफ झुक रहा है। अगर वहां सैनिक दिखे, खासकर इस वक्त जब लड़ाई जारी है, तो हमारे लिए वो पूरी तरह वैध निशाना होंगे। Исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. रूस के विदेश मंत्रालय ने भी इस बाबत एक बयान जारी किया है, सुनिए। Даже не спонсоров, а Европейской партии войны. यूक्रेनी नेता के ये सारे विचार मूल रूप से यूरोपीय युद्ध समर्थक गुट की पहलों की नकल भर है। यूरोप को हमारे देश के खिलाफ आतंक और उकसावे का अड्डा बनाए रखने के लिए हैं। ये यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी नहीं, बल्कि पूरे यूरोपीय महाद्वीप के लिए खतरे की गारंटी है। Являются гарантиями опасности европейскому континенту. अब पुतिन के इस बयान पर नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटा ने जवाब दिया है। कहा है कि रूस को इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। यूक्रेन एक संप्रभु मुल्क है, हमें पुतिन को इतना ताकतवर नहीं समझना चाहिए। यूक्रेन एक मुकम्मल संप्रभु मुल्क है और वो अपनी जमीन पर अमन बनाए रखने के लिए सुरक्षा गारंटी वाली फोर्स चाहता है, तो ये उसी का फैसला होगा। कोई और उस पर हुक्म नहीं चला सकता। और मेरा मानना है कि हमें पुतिन को हद से ज्यादा ताकतवर दिखाना बंद करना चाहिए। वो टेक्सास के गवर्नर भर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसे ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। यूक्रेन कहता रहा है कि कोई भी सिक्योरिटी गारंटी तभी भरोसे के काबिल होगी जब वो मजबूत हो, रूस को कानूनी तौर पर बाध्य कर सकती हो और अमेरिका भी उसमें शामिल हो, क्योंकि यूक्रेन ने पहले भी वादों पर भरोसा किया और धोखा खाया।
1994 का बुदापेस्ट मेमोरेंडम याद कीजिए। जब सोवियत संघ टूटा तो यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार था। फिर 1994 में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने मिलकर बुदापेस्ट मेमोरेंडम पे साइन किए। इसमें शर्त थी कि यूक्रेन अपने सारे सोवियत न्यूक्लियर हथियार वापस रूस को सौंप देगी और इसके बदले उसे सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। यूक्रेन अकेला नहीं था, बेलारूस और कजाकिस्तान ने भी यही रास्ता चुना और एनपीटी के तहत नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन के सामने आए। उस समय पांचों परमाणु शक्तियां यूएस, ब्रिटेन, रूस, चाइना और फ्रांस, इनने अलग अलग तरीकों से वादा किया कि वे यूक्रेन की आजादी, संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान करेंगे, लेकिन रूस ने उस वादे को तोड़ दिया। फिर 2014 में मिन्स्क अग्रीमेंट्स हुए, उसका नतीजा भी दुनिया ने देखा। यूक्रेन के हाथ से क्रीमिया चला गया और डोनबास में लड़ाई बढ़ती ही गई। ऐसे में इस समिट के बाद ज़ेलेंस्की किस हद तक संतुष्ट हैं, उन्हीं से सुनते हैं। Всі бачать, що Росія відкидає кожну мирну ініціативу і жодного згоди на мир від Путіна поки що немає. सब देख रहे हैं कि रूस अमन की हर एक पहल को ठुकरा रहा है। पुतिन ने अब तक किसी शांति पेशकश को मंजूर नहीं किया। चीन की बैठकों के बाद एक साफ तस्वीर बनी है। पुतिन इन जलसों को जंग जारी रखने की इजाजत की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि दबाव काम कर रहा है। रूस की इकॉनमी और उन मुल्कों की हालत और भी ज्यादा मुश्किल हो रही है जो रूस से कारोबार कर रहे हैं, और हम इस दबाव को और बढ़ाएंगे। Ситуація ускладнюється для російської економіки і для тих, хто торгує з Росією. Цю лінію ми будемо продовжувати. यानी अब तक गारंटीज की पक्की तस्वीर नहीं बन पाई है। ऐसे में कुछ पॉसिबल सिनेरियोस देखते हैं। अगर बात बनी तो इसकी शक्ल कैसी होगी, एक एक करके देखते हैं सिनेरियो। पहला सिनेरियो, यूरोप के साथ अमेरिका के भी सैनिक हों। अगर अमेरिका अपने सैनिक यूक्रेन की जमीन पर उतार दे तो यह सबसे मजबूत सिक्योरिटी गारंटी मानी जाएगी, लेकिन यह रास्ता लगभग नामुमकिन है। ट्रंप और उनकी टीम बार बार कह चुकी है कि अमेरिकी फौज यूक्रेन नहीं भेजी जाएगी। वजह, अमेरिका और रूस दोनों परमाणु ताकतें हैं। ऐसे में अगर अमेरिकी ट्रूप्स यूक्रेन की जमीन पर उतरते हैं तो ये रूस की रेड लाइन पार करने जैसा होगा और खतरा बना रहेगा कि अमेरिका और रूस भी भविष्य में आमने सामने आ सकते हैं। ऐसी स्थिति तो अमेरिका और रूस दोनों ही बचाना चाहेंगे, इसलिए यह ऑप्शन सिर्फ थ्योरी है, असल में किसी काम की नहीं है। अगला सिनेरियो, सिर्फ यूरोपियन सैनिक वहां पर मौजूद हों। यह रास्ता सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसी पर यूरोप की समिट में बात भी हुई, लेकिन मसला यह है कि यह मॉडल जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना ही खोखला है। रूस ने शुरू से यूरोपीय सैनिकों की मौजूदगी को उकसावा बताया है। ऐसे में वो क्यों चाहेगा कि सीज फायर होते ही यही फोर्स उसकी दहलीज पर उतर आए। जब तक रूस अपनी डिमांड छोड़ता नहीं है तब तक ऐसी फोर्स किसी एक ख्वाब की तरह ही बनी रहेगी। अगला सिनेरियो, यूरोपियन सैनिकों के साथ अमेरिकी एयर और इंटेलिजेंस सपोर्ट। यह है हाइब्रिड मॉडल, यानी जमीन पर यूरोप, आसमान और टेक्नोलॉजी में अमेरिका। ट्रंप ने इशारा भी दिया है कि अमेरिका का एयर सपोर्ट और इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो वहां मौजूद रहेगा। अमेरिका के पास एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, रियल टाइम इंटेलिजेंस, एयर और नेवल पेट्रोल्स जैसी क्षमताएं हैं। ये सब मिलकर एक छोटे यूरोपियन फोर्स को भी डिटरेंस पावर में दुगना कर देंगे। बाकी मॉडलों की तुलना में ये ज्यादा टिकाऊ और संतुलित नजर आता है। तो ये थे पॉसिबल सिनेरियो। हमने जानकारों से इस सिलसिले में बात की और पूछा कि क्या ऐसी कोई सुरक्षा गारंटी बनाई जा सकती है जो यूक्रेन को भरोसा दिलाए कि उसकी सुरक्षा पक्की है, लेकिन इतनी मजबूत भी ना हो कि रूस को फिर से झड़प के लिए उकसा दे। क्या संतुलन बनाना संभव है, और अगर नहीं तो आगे क्या हो सकता है? सिक्योरिटी गारंटीज का जो मामला है वो भी बहुत सब्जेक्टिव है। यूक्रेन कहता है कि हमें नेटो की गारंटी, तो अमेरिका कहता है नहीं, नेटो में तो हम आपको नहीं आने देंगे। और नेटो में तो मैंने आपसे बार बार कहा, नेटो में तो आना वैसे ही मुश्किल है, क्योंकि जब इतना आपका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है तो कौन आपको नेटो में आने, जर्मनी खुद ही वीटो कर देगा। आप बात समझिए, नेटो में क्यों आने देंगे। लेकिन यूक्रेन कहता है कि ठीक है नेटो में ना आने दो, पर नेटो जैसी गारंटी दे दो। तो अमेरिका कहता है अब उसमें वर्ड प्ले चल रहा है। अब इस बार अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि नहीं, रोल बड़ा यूरोपियंस निभाएंगे पर अमेरिकन बैकस्टॉप रहेगा। मतलब कि एज लॉन्ग एज यूरोप इज टेकिंग द लायंस शेयर ऑफ द बर्डन, अगर यूरोपियंस जो हैं, अब जैसे आप न्यूज़ अगर देखते हो तो उसमें आप देखते हैं कि अब आता है कि यूरोप तैयार है पीस कीपर्स भेजने के लिए, मिलिट्री इंटरवेंशन, मतलब हम वहाँ पे रहें ताकि हमारा बूट्स ऑन द ग्राउंड रहे। अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजना चाहता, तो वहाँ पे यूरोपियंस उनसे खेलते हैं कि ठीक है भाई बूट्स ऑन द ग्राउंड मत करो, एसेट्स इन द एयर कर दो, भाई कुछ तो करो, आप वहाँ पे रहो। ये अभी सब, अगर आप मेरे से सच में इसका असलियत जानना चाहते हैं, ये सब हवा में चल रहा है। ठीक है, मेरे अनुमान में फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी समझ में आती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यूक्रेन, अच्छा इसको भी थोड़ा समझना है कि अगर रशियंस
रशियंस जो हैं, जब कहा जाता है कि वो बड़े डॉगेड होता है रशियंस का नेचर और कैपेसिटी बहुत होती है उनकी लॉसेस को लेने की, तो भाई यूक्रेनियन रशियंस एक ही तरीके तो लोग हैं। अगर वो चीज़ वहाँ अप्लाई होती है तो यहाँ भी अप्लाई होती है, तभी तो वो हार मानने को तैयार नहीं है। तो मेरे अनुसार अगर कोई ऐसा बहुत अभूतपूर्व डेवलपमेंट ना हो जाए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के वेपन्स दे दें कि अचानक मतलब सीधे डाचा पर ही हमला हो जाए, डाचा है जहां पुतिन रहते हैं, या कुछ ऐसा हो जाए कि ज़ेलेंस्की का असैसिनेशन हो जाए, मतलब इस तरह की कोई अभूतपूर्व घटना ना हो जाए कि बिल्कुल ही जो इस समय इक्विलिब्रियम है वो बिल्कुल इधर उधर हो जाए, तब तक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, मुझे लगता है कि अगर ये रुकेगा भी तो भी फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट के लेवल पे चलेगा। तो आने वाले दिनों में सिक्योरिटी गारंटी की शक्लो सूरत पर से धुंध छंट सकती है। जो भी अपडेट्स होंगे आप तक जरूर आएंगे। फिलहाल सुर्खियां। पहली सुर्खी, अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप अचानक बंद हो गए हैं तो कैसा लगेगा? यह ख्याल अब नेपाल में हकीकत है। वहां सरकार ने 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैन लगा दिया। इनमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन भी शामिल हैं। इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी थी, जो 3 सितंबर की रात को खत्म हो गई थी और 4 सितंबर को लग गया बैन। टिकटॉक, वाइबर जैसे कुछ ऐप्स ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जबकि टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी की मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए ये ऐप्स बचे रह सकते हैं। नेपाल में आईटी मिनिस्ट्री के प्रवक्ता गजेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि आगे अगर कोई प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन पूरा करता है तो उसे उसी दिन बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस प्रतिबंध से विदेश में रहने वाले लाखों नेपाली जो अपने घर बार और दोस्तों यारों से जुड़े हुए हैं वो प्रभावित होंगे। अमेरिका में अब कोई डिफेंस डिपार्टमेंट नहीं होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 सितंबर को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन करने का फैसला लिया है। इसके बाद अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया जाएगा। ट्रंप ने पहली बार यह विचार अगस्त में ओवल ऑफिस में रखा था। उन्होंने कहा कि जब इसे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहा जाता था तब हमारी जीतों का इतिहास गजब था। डिफेंस नाम ज्यादा बचाव करने जैसा लगता है। हम बचाव करना चाहते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हमला भी कर सकते हैं। ये नाम में दिखना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका में डिफेंस डिपार्टमेंट को पहले डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ही कहा जाता था। वो सही कह रहे हैं इस बार। इसकी स्थापना 1789 में राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के समय कांग्रेस ने की थी, ठीक कुछ महीनों बाद जब संविधान लागू हुआ था। यह नाम लगभग 150 सालों तक चला। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने 1947 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस एजेंसी का नाम बदल दिया। इस कानून के तहत नौसेना, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर और नई वायुसेना को मिलाकर नेशनल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बनाया गया। 2 साल बाद कांग्रेस ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन किया और नेशनल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का नाम बदल के डिफेंस डिपार्टमेंट रख दिया था। हालांकि ट्रंप को यह समझना चाहिए कि नाम बदलने के टोटके से कुछ नहीं होता। जब नाम में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस लगा था तब भी अमेरिका पे इल्जाम लगते थे इधर उधर घुसने के, लड़ाई छेड़ने के। ट्रंप की बात कर ही रहे हैं तो उनसे जुड़ी एक और खबर जान लेते हैं। 4 अगस्त को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खास डिनर रखा, लेकिन इस बार इसमें चीफ गेस्ट किसी देश के हेड ऑफ स्टेट नहीं बल्कि अमेरिका की टॉप टेक कंपनी के हेड्स थे। एप्पल, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट। ट्रंप ने इन लोगों को हाई आईक्यू वाला बताया है। डिनर के दौरान मिस्टर प्रेसिडेंट का फोकस एक ही बात पे था कि मौका मिलते ही उन्होंने पूछ लिया, आप सब कंपनियां अमेरिका में कितना इन्वेस्ट कर रही हैं? ट्रंप के दाईं ओर बैठे मेटा के मार्क जकरबर्ग ने कहा कि $600 अरब। टिम कुक ने कहा, एप्पल वाले, कि वही आंकड़ा बताया उन्होंने। गूगल के सुंदर पिचई ने कहा कि $250 अरब। इस पर ट्रंप ने पूछा कि माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? सीईओ सत्या नडेला ने जवाब दिया कि लगभग $80 अरब। पूरी मीटिंग के दौरान मेहमानों की सूची में ट्रंप के बेस्ट बडी रह चुके एलन मस्क शामिल नहीं थे। उनकी जगह मेज पर मौजूद थे मस्क के एआई प्रतिद्वंदी ओपन एआई के सैम अल्टमैन। हालांकि मस्क ने पहले ही कहा था कि उन्हें व्हाइट हाउस के टेक लीडर समिट में बुलाया गया था, लेकिन वे शामिल नहीं हो पाएंगे। उनका एक प्रतिनिधि वहां जरूर मौजूद रहेगा। अनुतिन चारनवीराकुल अब थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विपक्ष के समर्थन से उन्होंने निचले सदन में जरूरी वोट हासिल कर लिए हैं। अनुतिन एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट का नेतृत्व करेंगे। 58 वर्षीय अनुतिन भूमजयी थाई पार्टी के नेता हैं। उनकी पहचान सबसे ज्यादा मेडिकल कैनाबिस को वैध बनाने के अभियान से जुड़ी रही है। अनुतिन ने राजनीति की शुरुआत की थी थाई रख थाई पार्टी से। ये वही पार्टी जिसे अरबपति नेता और पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा ने बनाई थी। 2004 में अनुतिन ने थाकसिन सरकार में डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे पहली बार पद संभाला। फिर उसी साल डिप्टी कॉमर्स मिनिस्टर बने। अगले ही साल वो वापस स्वास्थ्य मंत्रालय में आ गए, लेकिन साल 2007 में कहानी पलट गई। थाई रख थाई पार्टी भंग हो गई और उसके बाद अनुतिन पर 5 साल का राजनीतिक प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर 2012 में उन्होंने राजनीति में वापसी की, लेकिन थाईलैंड में 1 साल में ही दूसरा प्रधानमंत्री चुनने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल ये है। दरअसल पिछले हफ्ते ही वहां संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पैंतोंग तान शिनावात्रा को पद से हटा दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने
सीमा विवाद के दौरान नैतिक नियमों का उल्लंघन किया। पैतोंग तौन पूर्व प्रधानमंत्री और अरबपति थाकसिन शिनावात्रा, जिनका नाम भी बताया, उनकी बेटी हैं। वो सिर्फ 1 साल ही पद पे रह पाए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला के 2 लड़ाकू विमान F-16 इंटरनेशनल वाटर्स में मौजूद एक अमेरिकी नौसैनिक जहाज के काफी करीब से गुजरे हैं। अमेरिका ने इसे बेहद उकसाने वाली कार्रवाई बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना साउथ कैरेबियन सी में हुई, जहां अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जेसन डनहम तैनात था। अमेरिका का कहना है कि यह कदम उनके काउंटर नार्को टेरर ऑपरेशन में दखल देने की कोशिश है। दरअसल ट्रंप प्रशासन लंबे समय से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर आरोप लगाता है कि वेनेजुएला और आसपास के इलाकों में ड्रग्स कार्टेल्स के साथ उनकी गहरी मिली भगत है। पिछले महीने ही अमेरिका ने मादुरो को पकड़वाने के लिए सूचना देने पर इनाम बढ़ाकर $50 मिलियन का कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने कैरेबियन और वेनेजुएला के तट पर कई युद्धपोत और एक न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी थी। फिर 2 सितंबर को अमेरिकी फौज ने एक तेज रफ्तार नाव पर हमला किया। ट्रंप ने दावा किया कि यह नाव मादुरो से जुड़े एक अपराधी गिरोह की थी, जो अमेरिका में ड्रग्स स्मगल करने की कोशिश करता है। इस हमले में 11 लोग मारे गए थे। आज की दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।